सिक्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। देखो, पेपर को सोल्व करने का मोटिव क्या है कि हमारा रिवीजन हो जाए, एंड टाइम पर हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए और पेपर को सोल्व करने की अप्रोच जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पेपर में बैठने के बाद, वो आपकी क्लियर हो जाए। देखो, पेपर लंबा होगा, लेंथी होगा, इसलिए थोड़ा पेटी बांध कर बैठो, आराम से पेन कॉपी लेकर बैठो। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी प्रैक्टिस करना, तो क्वेश्चंस आ जाएंगे। और यही वो क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर कर आते हैं, ठीक है। कोई किसी भी स्कूल से हो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सिलेबस, आपकी एनसीईआरटी बुक, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, आगे पीछे रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे सबसे पहले 15। यहाँ पर 15 है तो ज़रूरी नहीं 15 आएंगे, हो सकता है कम आए, हो सकता है ज़्यादा आए। एमसीक्यूज आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, वो आपको लगाना है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जैसे आपको कहा जाए वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में करना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शुभम इफ़ ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 55 मीटर। तो इससे हम क्या समझे कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 55 मीटर है, स्क्वायर की चारों साइड से इक्वल होती हैं। तो अब आपको पता है कि मान लीजिए ये पार्क है, स्क्वायर पार्क, इसकी एक साइड 55 मीटर, तो चारों साइड्स 55 मीटर होंगी। एक सर्कल कंप्लीट करने पर कितना हो जाएगा? तो 55 + 55 + 55 + 55। या तो आप ऐसे कर लो, या आपको पता होगा कि चारों साइड्स का सम क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? पेरीमीटर हो जाएगा 4 × साइड, ठीक है। 4 × साइड, साइड क्या है? 55 मीटर। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? 220 मीटर। अब 220 मीटर इसका मतलब है एक राउंड, ठीक है। इस तरह से एक राउंड लिया है तो कितना हो गया? 220 मीटर। लेकिन अगर लेकिन आपसे कहा क्या है? आपसे कहा है 4 राउंड्स। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है 4 राउंड्स। 4 राउंड्स का मतलब हमने अभी एक राउंड किया, एक राउंड की वैल्यू ये आ गई। अब 4 राउंड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस आप लिखोगे डिस्टेंस 4 राउंड्स, तो मतलब एक राउंड की वैल्यू कितनी थी? 220 मीटर। 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? 880 मीटर। इस तरह से आप अपने आंसर्स तक पहुंच जाओगे। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द करेक्ट फ्रैक्शनल यूनिट फॉर द शेडेड पार्ट। अब देखो फ्रैक्शनल यूनिट क्या होती है। आपसे कहा गया है ये फ्रैक्शनल यूनिट बताओ शेडेड पार्ट की। क्लियर? अब जो आउटर स्क्वायर है वो 4 स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो आउटर स्क्वायर है वो 4 स्क्वायर में डिवाइडेड है, और आउट ऑफ विच 1 इज़ कम्प्लीटली शेडेड, जिसमें कि एक पूरा कम्प्लीटली शेडेड है। पोर्शन ऑफ स्क्वायर शेडेड। अब देखो, आप एक चीज़ देखो कि इसमें इस जो मैं रेड वाली लाइन से खींच रहा हूँ, इसमें कितने स्क्वायर बने हुए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज़ नोटिस करना कि हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। अब करने का तरीका अलग है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि पेपर में भी आपको याद रहे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे, एक स्क्वायर 2 3 4, एक जैसे 4 स्क्वायर है, ठीक है। डिनोमिनेटर लिख लिया। इसमें कितने पार्ट शेडेड है? एक ये पार्ट शेडेड है और एक ये पार्ट शेडेड है। लेकिन आपने देखा कि जो ये वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली शेडेड है, लेकिन ये कम्प्लीटली शेडेड नहीं है। तो आप जो कम्प्लीटली शेडेड है ना, वो देखेंगे कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट कम्प्लीटली शेडेड है, मतलब कि 1/4 जो है वो कम्प्लीटली शेडेड है, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब दूसरा पार्ट जो है, अब ये जो पूरा है ये 1/4 कम्प्लीटली शेडेड नहीं है, तो हम इसका भी कितना हिस्सा शेडेड है ये देखेंगे। अब इस एक में कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1/4 कम्प्लीटली शेडेड नहीं है, इसका कितना हिस्सा शेडेड है? मल्टीप्लाई करेंगे
डिनोमिनेटर में टोटल स्क्वायर्स लिखेंगे 9 और ऊपर उतने स्क्वायर लिखेंगे डिनोमिनेटर में जितने शेडेड है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, मतलब 1/4। ये कंप्लीटली 1/4 है इस पूरे का। अब इस पूरे का 1/4 ये है और 1/4 का भी कितना पार्ट शेडेड है, 7/9 शेडेड है। मल्टीप्लाई कर दी और ये वाला पार्ट शेडेड था, ये कितना लिखा था हमने 1/4। इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ये पार्ट शेडेड है। अब इसको सोल्व करेंगे। 1/4 मतलब ऊपर 1 की मल्टीप्लाई में क्या होता है, आमने सामने वाली ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे की नीचे से, ठीक है। तो 1/7, 1 × 7 कितना हो जाएगा 7, डिवाइड बाय 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, प्लस 1/4। अब आपको पता है जब ऐसे दो फ्रैक्शन में एडिशन होता है तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 36 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर भी 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आपने देखा 36 एलसीएम आ गया, तो इधर 36 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 4 9 36, तो 4 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ऊपर भी 9 से कर देंगे। तो कितना हो गया, इधर 7 डिवाइड बाई 36 और प्लस 9/36। अब दोनों बेस सेम हो गए, बेस को एक जगह लिख देंगे और ऊपर 7 + 9 कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 36। मतलब इतना हिस्सा शेडेड है इस स्क्वायर में। क्लियर। तो आंसर क्या आ गया आपका 16/36। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो रूलर, डिवाइडर, कंपास और प्रोटेक्टर। तो आपको पता है कंपास का यूज़ होता है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है ये पॉइंटर, इसमें एक पॉइंटर होता है जिसके अराउंड पेंसिल को फिक्स करके हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, कंपास। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी फिगर को बिल्कुल बीच से काट देती है और दोनों पार्ट इक्वली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5। देखो नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं वो प्रॉपर नंबर, फिर चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, जो नंबर लाइन पर शो होता है। जैसे आप देखो नंबर लाइन पर ये 0 है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। तो हमें बताया गया है कि -4 से 5 के बीच में, -4 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, और एक ये 0 8, टोटल कितने इंटीजर्स हो गए 8। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर है, उसकी एक साइड, थर्ड साइड का लेंथ आपको निकालना है। एंड हैविंग 2 साइड्स ऑफ लेंथ 23 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ट्रायंगल है, इसकी थर्ड साइड का, ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ आपको बतानी है। बाकी दो जो लाइन है उसकी लेंथ बता दी गई है कितनी, 23 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। प्लस क्या बता दिया गया है आपको, पेरीमीटर बता दिया गया है। पेरीमीटर है 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि कंप्लीट बाउंड्री, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा x + 23 + 17। ये किसके इक्वल दिया गया है, 55 के। तो सिंपल x निकालने के लिए इन दोनों का सम हम माइनस कर देंगे 55 में से। 55 में से 23 + 17 को माइनस कर देंगे। 23 + 17 कितना हो गया 50। तो 55 - के 50 इक्वल टू तो 23 30 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 6 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 5 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस
तो गन्ने के जूस के 5 ग्लास 6 दोस्त मंगवाते हैं एंड शेयर इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स, और शेयर करते हैं आपस में इक्वली। मतलब 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त हैं। ग्लास कितने हैं, वाटर ग्लास कितने हैं, 5, मतलब एक कम है, एक ग्लास कम है। तो एक ग्लास कम है और वो बांटते बराबर है, 6 के 6 में बराबर बांटते हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शुगर केन जूस डिड ईच फ्रेंड गेट। देखो टोटल कितना है, टोटल 6 दोस्त हैं और डिवाइड कितने में करना है, कितने में करना है, डिवाइड करना है आपको। ग्लास कितने हैं, 5, दोस्त कितने हैं, 6, तो आप 5/6 कर देंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 5 ग्लास को 6 लोगों में बांट दिया। टोटल जितने लोगों में बटेगी चीज़ें उतनी नीचे लिखी जाएगी और जितनी अवेलेबल है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर इज। देखो इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। देखो द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा ये है 9th। तो रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट स्टार मैचेस इट्स ओरिजिनल पोजीशन 5 टाइम्स ड्यूरिंग अ फुल 360 डिग्री रोटेशन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि इसको कितनी बार घुमाने पर, मतलब ये पॉइंट अगर आप एक जगह फिक्स कर दो और इसको इधर ले जाओ तो कितनी दूर ले जाने पर सेम यही फिगर बनेगी। फिर उसको कितनी बार हम रोकेंगे इसको अगली पोजीशन पर कि वापस यहाँ आने तक, इस पॉइंट के वापस यहाँ आने तक कितनी बार ये फिगर सेम दोबारा से सेम फिगर बन जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर इस स्टार को मैं घुमाना स्टार्ट करूँ तो ये अभी ऐसा है, घूमने के बाद फिर जब ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा तब भी फिर ये ऐसे ही बन जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा तब फिर ये स्टार ऐसे ही बन जाएगा। तो कहा गया है कि कितनी बार ये सेम फिगर बन जाएगी, सिमेट्री बनेगी रोटेशन के बाद। तो 5 बार, क्योंकि इसके 5 पॉइंट्स हैं और ऊपर पॉइंट है, स्टार का एक पॉइंट ऊपर है, बाकी स्टार बिल्कुल इक्वल है। तो इसके कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 बार घूमने पर सेम तरह का स्टार बनकर सामने आएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होगा, ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड द लीस्ट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। सेम इसी तरह से आपको बताना है कि लीस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री मतलब कि ये कितनी बार कितने डिग्री पर घूमने पर सेम फिगर बन जाती है। ठीक है, सबसे कम डिग्री कितने डिग्री पर घूमने पर ये सेम फिगर बनेगी। अब आपसे कहा है लीस्ट, मतलब कि सबसे आप इस फिगर को, मतलब आप इस फिगर को ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा ऊपर तब भी सेम फिगर बन जाएगी, ये पॉइंट ऊपर आएगा घुमाकर तब भी सेम फिगर बन जाएगी, और ये पॉइंट आएगा ऊपर तब भी सेम फिगर बन जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया कि कम से कम घुमाना है और सेम फिगर बन जाए, तो ये कितना डिग्री एंगल होगा। तो ये देखो कितना डिग्री एंगल है, टोटल कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री, 360 टोटल होता है। यहाँ पर कितने पार्ट बने हुए हैं सर्कल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया आपको पता है, 30 डिग्री। तो 30, हर एक जो पोर्शन है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो मतलब अगर हम 30 डिग्री इस सर्कल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ या राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने पर हमारा सेम फिगर दोबारा से बन जाएगी। इसका मतलब कम से कम 30 डिग्री घुमाना पड़ेगा हमें रोटेशनल सिमेट्री के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 10th पर आते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज अ नेगेटिव a, ठीक है, सच दैट a प्लस, अगर a है आपके पास तो a प्लस माइनस a ये क्या हो जाएगा, 0। सो 4 माइनस के 4 आपको दिया है, माइनस के 4 आपको 4, अगर आपके पास a है प्लस करो इसमें नेगेटिव a जो कि 0 हो जाएगा। सो आप क्या करेंगे कि जो 4 है, माइनस का 4 है, उसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। क्लियर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप कि हमारे पास -4 है, इसमें प्लस कर दो माइनस के 4। तो माइनस प्लस माइनस, -4 माइनस के 8। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, ये गलत तरीका है।
क्या तरीका है? गलत तरीका है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है ऑफ अ नंबर a इज़ -a, मतलब a का एडिटिव इन्वर्स होता है -a। a का एडिटिव इन्वर्स होगा नेगेटिव साइन, उसका ऑपोजिट साइन होगा। क्लियर? तो आपका -4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से द रेडियस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री। फिक्स्ड पॉइंट और सर्कल के किसी भी पॉइंट को ले लो, कोई भी पॉइंट को ले लो, इससे आने वाला डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका क्या होगा सही? ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर एंगल्स, इनमें से कौन सी इक्विपमेंट यूज़ की जाती है एंगल को नापने के लिए? तो आपको पता है कि हम प्रोटेक्टर, या जिसको हम डी भी बोलते हैं आम भाषा में, यूज़ की जाती है एंगल को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से कौन सी फिगर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती? देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि किसी फिगर को कोई लाइन काटने के बाद उसके जो दो हिस्से बनते हैं वो बिल्कुल इक्वल बने। लेकिन ऐसी कौन सी फिगर है? देखो, स्क्वायर, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्क्वायर नहीं होता। सेम इसी तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री किस में बन सकती है? रेक्टेंगल में बन सकती है, रेगुलर पेंटागन में बन सकती है, पैरेललोग्राम में बन सकती है, रोम्बस में बन सकती है। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं बन सकती? पैरेललोग्राम में नहीं बन सकती। ठीक है, किस में बन सकती है? रोम्बस में बन सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, पैरेललोग्राम में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रोम्बस में कितनी होती है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल में कितनी होती है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और रेगुलर पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 पर, जिसमें असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताना है आपको अपने आप में ट्रू है या फॉल्स है। रीज़न दिया गया है, रीज़न भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, उसको बताना है पहले कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये रीज़न अपने आप में ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आपको बताना है क्या ये ए का, मतलब स्टेटमेंट ए का सही रीज़न है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो नंबर 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। क्लियर? हम सब जानते हैं कि 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा नंबर है। क्लियर? तो हम इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। अब रीज़न वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 0 इज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। तो 0 इज़ इंडीड ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, बट 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। तो मतलब असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। ये ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे हम सही? असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। किसके लिए? 14th क्वेश्चन के लिए। सेम इसी तरह से 15th क्वेश्चन के लिए क्या होगा? असर्शन कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर इज़ 104। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। लेंथ कितनी दी गई है आपको? 13। ब्रेथ कितनी दी गई है? 8। इक्वल टू कितना हो गया? 13 इंटू 8 104। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये ट्रू बात लिखी हुई है। अब रीजन का स्टेटमेंट देखते हैं। एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय इट। बिल्कुल सही है। एरिया किसी भी क्लोज फिगर का एरिया वो होता है जो उसके अंदर रीजन, जो उसके अंदर जो स्पेस होता है ना, वो घेर लिया जाता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा 15th के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहा गया है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो एक स्ट्रिंग है 60 सेंटीमीटर की, अगर उसका यूज़ करके हम स्क्वायर बनाएं तो
पूछा गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की लेंथ कितनी होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मान लो एक धागा है आपके पास, ठीक है, ये धागे का यूज़ करके आपको स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर का क्या रूल है, मीन स्क्वायर का मतलब है चारों साइड्स इक्वल। अगर चारों साइड्स इक्वल है और मुझे एक लिमिटेड धागा है मेरे पास जिसकी लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे घूमकर यहाँ पर मोड़ना होगा मुझे। तो इसका मतलब है कि मेरी चारों साइड्स इक्वल होंगी, और चारों साइड्स इक्वल होंगी मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा, जो कि गिवन है पहले से कि टोटल कितना होगा 60 सेंटीमीटर का धागा है। अब a प्लस ए कितना कहलाएगा 4 इंटू ए, जो कि 60 है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर डिवाइड में जाएगा, 60 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से अगर अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल्स लेंथ, मतलब अगर एक इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों साइड्स अगर इसकी इक्वल हो, तो ये जो धागे से बना है ये ट्रायंगल, ये धागा टोटल कितना है 60 सेंटीमीटर का, और कितनी साइड में बढ़ जाएगा, इक्वली 3 साइड में बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद आपका 20 सेंटीमीटर ट्रायंगल की लेंथ हो जाएगी हर साइड की, ठीक है। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फॉलोइंग फ्रैक्शन को आप एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखोगे, ठीक है। तो 37 डिवाइड बाय 13, आपको पता है कि 37 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, 37 2 ज़ा 26, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 और 7 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 होल 11 बाय 13, ठीक है। ये और ये सेम इसी तरह से अगर आप 43 डिवाइड बाय 17 करते हैं तो 43, 17 2 ज़ा 34, रिमाइंडर क्या बचा 9। तो आप कैसे लिखेंगे 2 होल 9 डिवाइड बाय 17, ठीक है। ये आपके दोनों आंसर आ गए। सेम इसी तरह से 2/3 ऑफ 36 कितना होगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/3 इंटू 36, 3 12 ज़ा 36 और 12 2 ज़ा 24, आपका आंसर कितना आ गया 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंस्ट्रक्ट करो अ स्क्वायर ऑफ 6 साइड्स 6 सेंटीमीटर। एक आपको स्केल लेनी है, इस स्केल पर आपको 6 सेंटीमीटर लाइन खींच लेनी है। फिर आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टर लेना है, मतलब डी लेनी है, और उससे क्या करना है आपको, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ विद डिटेल्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने प्रिपेयर किया होता है। तो हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और इसको समझाने के लिए आपको आंसर किस तरह से दिया जाएगा। देखो, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर बनाना है तो हमने पॉइंट ए से बी तक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली रूलर की मदद से, ठीक है, स्केल की मदद से। उसके बाद प्रोटेक्टर को रखा और यहाँ पर 90 डिग्री पर पॉइंट लगाया, जिसके बाद हमने दोनों तरफ पॉइंट लगाने के बाद इनको भी 6 सेंटीमीटर जितना खींच लिया, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर का फिर पॉइंट यहाँ पे लगाकर इनको मिला दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका क्या बन गया है, आपका एक स्क्वायर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। लेटर विद बोथ रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री। कौन से नंबर हैं ऐसे जिनके अंदर रोटेशनल और लाइन सिमेट्री होती है। तो आपको H ध्यान रखना है, I, O और X, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में आपसे कहा गया था कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो, मतलब अगर उसको हम घुमाकर सेम फिगर बन जाए पर उसमें कोई भी
रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो, मतलब उसके अगर उसको मिरर के सामने रख दें तो कोई सिमेट्री ना बने आमने सामने, ठीक है। तो सेम इस तरह का कौन सी फिगर होती है, पैरेललोग्राम होता है। देखो इस पैरेललोग्राम को अगर मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर इसको घुमाऊंगा 90 डिग्री तो ये फिर वापस से सेम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं तो क्या इसकी ये सिमेट्री है? अगर मैं सामने इसके मिरर रख दूं तो क्या इस फिगर का ये सिमेट्री है? नहीं। तो ये पैरेललोग्राम इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 कहता है आपको 18th हो गया हमारा, 19th, 20। 21 कहता है -8 + 12 -5, -8 + 12, 12 में से आप -8 करेंगे, क्या बचेगा 4। तो ये आपका 4 आ गया। 4 - 5, 4 अगर छोटे में से बड़ा घटाना हो तो पहले बड़े में से छोटा घटा दो और साइन चेंज कर दो। तो 5 - 4 1 और साइन चेंज कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। क्लियर? -1 आपका आंसर आ गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, ठीक है, या फिर 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। तो 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 22। 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन बॉट सम चिक्कीज फ्रॉम अ शॉप। तो कुछ बच्चों का जो ग्रुप था वो कुछ चिक्कीज खरीद लेता है एक दुकान से। ग्रुप ए बॉट 7 चिक्कीज। ग्रुप ए जो है वो 7 चिक्कीज खरीदता है और डिवाइड करता है इक्वली अमोंग 10। तो 10 लोगों में 7 चिक्कीज बराबर बांटता है, मतलब टोटल कितने लोग हैं वो नीचे लिखेंगे। और क्या चीज़ बांटी, अवेलेबल क्या है, तो 7 अवेलेबल है, तो 7/10। ग्रुप बी ने 5 चिक्कीज बांटी, डिवाइडेड इक्वली अमोंग 8 चिल्ड्रन। टोटल कितने बच्चे हैं 8। कितनी चिक्कीज थी 5 8 में बांट ली। फाइंड इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ग्रुप में हर बच्चे, मतलब 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी। ए ग्रुप में हर बच्चे को जितनी टॉफ़ी मिल रही है, चिक्की मिल रही है, क्या बी में उससे ज़्यादा मिल रही है? आपको बताना है किस ग्रुप में हर एक बच्चे को ज़्यादा टॉफ़ी मिल रही है, ज़्यादा चिक्की मिल रही है। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर 7/10 और 5/8 वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। क्लियर? पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम 2 तरीके होते हैं इक्वल के, या तो एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर भी 8 से कर दो, ऊपर भी 10 से कर दो। तो ये कितनी वैल्यू बन गई, ऊपर बन गई 7 8 ज़ा 56, नीचे बन गया 80, और इधर 5 10 ज़ा 50 और नीचे बन गया 80। तो इधर ग्रुप ए को 56/80 मिला, ग्रुप बी को 50/80 मिला। कौन सा ज़्यादा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 56/80 ज़्यादा है 50/80 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80 बच्चों को 80 लोगों में 56 चीज़ बटी, मतलब सेम 80 लोगों में यहाँ पर कितनी बटी, 50 चीज़ बटी। अगर आपके घर में 4 लोग हैं और उनको 50 टॉफ़ी मिले, सेम 4 लोगों को 60 टॉफ़ी मिले, तो 60 टॉफ़ी मिलेगी तो ज़्यादा मिली ना। ऐसे ही 80 लोगों को यहाँ पे 56 चीज़ें मिली। तो एलसीएम निकालने के बाद हमें पता लगा ग्रुप ए को ज़्यादा चिक्कीज़ मिलेंगी। ठीक है, देयरफॉर आप आंसर में लिख देंगे ईच चाइल्ड इन ग्रुप ए गेट्स a larger share। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। अनन्या गोज टू सिटी मॉल। अनन्या सिटी मॉल में जाती है शॉपिंग के लिए। फ्रॉम द पार्किंग एरिया विच इज़ 3 फ्लोर्स। इसका जो पार्किंग एरिया है वो 3 फ्लोर्स का है, बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे भी उसके 3 फ्लोर है, 1 2 3। ठीक है। शी टेक्स द लिफ्ट एंड गोज अप 8 फ्लोर्स टू बाय क्लोथ्स। वो पहले ऊपर जाती है 8 फ्लोर्स तक ऊपर जाती है, ठीक है, कपड़े खरीदने के लिए। आफ्टर दैट शी गोज़ डाउन 3 फ्लोर्स टू बुक स्टोर। जिसके बाद वो 3 फ्लोर्स नीचे आती है बुक खरीदने के लिए। एंड देन गोज़ अप 4 फ्लोर्स टू द फूड कोर्ट। फिर वो फूड कोर्ट पर 4 फ्लोर्स ऊपर जाती है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि विच फ्लोर इज़ द क्लोथिंग स्टोर ऑन। तो क्लोथिंग स्टोर कौन से फ्लोर पर है? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं।
पार्किंग बताई गई थी -3 फ्लोर पर, ठीक है। अब अगर अनन्या गई है तो सबसे पहले गाड़ी पार्क करेगी। अगर अनन्या गई है सबसे पहले क्या करेगी, गाड़ी पार्क, जो कि -3 पर है। फिर कहता है फ्रॉम द पार्किंग एरिया विच इज़ 3 फ्लोर्स बिलो द ग्राउंड लेवल। वो पार्किंग एरिया से चलती है। पार्किंग एरिया कहाँ है, 3 फ्लोर्स ज़मीन के नीचे, 3 फ्लोर्स ज़मीन के नीचे। अब वो यहाँ से चलती है, कहता है फ्रॉम मतलब यहाँ से। शी टेक्स द लिफ्ट एंड गोज़ अप टू 8 फ्लोर्स टू बाई क्लोथ्स। यहाँ से वो जाती है 8 फ्लोर तक। क्लियर, यहाँ पे वो 8 फ्लोर गई, मतलब 8 में से 3 तो ये माइनस हो गए और बचे कितने, 5 फ्लोर्स। तो 5 फ्लोर्स वो और चली। इसका मतलब है कि क्लोथिंग स्टोर कितना है, 5th फ्लोर पर है। तो गोज़ अप 8 फ्लोर्स विच इज़ 8, पहले -3 था प्लस 8 गई, जिसका मतलब है 5th फ्लोर आ गया। तो क्लोथिंग स्टोर ऑन, क्लोथिंग स्टोर किस पर है, 5th फ्लोर पर है, ठीक है। इसके बाद देन डाउन 3 फ्लोर्स। फिर कहता है कि आफ्टर दैट शी गोज़ डाउन, आफ्टर दैट शी गोज़ डाउन 3 फ्लोर्स टू अ बुक स्टोर। बुक स्टोर पर जाने के लिए वो 3 फ्लोर्स डाउन जाती है, मतलब अभी वो 5th फ्लोर पर है। देन डाउन 3 फ्लोर्स, अभी वो 5th फ्लोर पर थी, 3 फ्लोर माइनस गई तो बचा 2, मतलब 2nd फ्लोर पर आ गई है वो। किसके लिए, ऑब्वियसली बुक स्टोर के लिए, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि देन गोज़ अप 4 फ्लोर्स टू द फूड कोर्ट, और इसके बाद 4 फ्लोर ऊपर जाती है, 2nd फ्लोर पर है अभी। देन अप 4 फ्लोर्स टू दी फूड कोर्ट, कुछ खाने पीने के लिए 4 फ्लोर ऊपर जाती है, तो अभी 2nd पर है, प्लस 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6th फ्लोर। तो 6th फ्लोर कौन सा हो गया, फूड कोर्ट, 6th फ्लोर पर है। अब अपना आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका विच फ्लोर इज़ द क्लोथिंग स्टोर ऑन, तो क्लोथिंग स्टोर किस पर है, 5th फ्लोर पर, 5th फ्लोर। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर कितने फ्लोर हैं, तो फ्लोर्स अबव ग्राउंड लेवल इज़ 6। सबसे ज़्यादा कितने फ्लोर पर हम गए हैं, 6th फ्लोर तक गए हैं, तो कितने हैं, 6 फ्लोर्स हैं, 6। और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टोर इज़ एट हाईएस्ट फ्लोर, कौन सा स्टोर है हाईएस्ट फ्लोर पर, तो 6th फ्लोर पर कौन सा है, फूड कोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फूड कोर्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर और पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के और पार्ट को देखते हैं। या तो आपको ये करना है पेपर में या ये, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब आपको दोनों करके दिखाते हैं। कंप्लीट करना है इस एक्सप्रेशन को। देखो माइनस और प्लस में बिचलना नहीं है। आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार है, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो इक्वल टू का साइन का मतलब ही ये है कि इस तरफ पॉजिटिव साइन है तो वो इस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरफ का कोई भी चीज़ होगी तो वो साइन चेंज करके इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, अब हमें ये डैश निकालना है। सबसे पहले आप इस डैश को x माना करो। x मानने के बाद जो आपका बचा हुआ चीज़ है वो किस साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ। मतलब अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन बन जाएगा। तो भेज दो इधर, पॉजिटिव 50 बन गया। अब यहाँ पर प्लस था, प्लस को ऐसे ही छोड़ दो, तो x इक्वल टू आ गया 200 पॉजिटिव का और प्लस 50, तो इसका मतलब है 250। आपका x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख सकते हो आप। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो कि 250 में से 50 गया, 200 बचा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर -90 है, मैं इसको एज इट इज़ उठाकर इक्वल टू के इस तरफ भेज सकता हूँ। भेज सकता हूँ कि नहीं, -90 को इस तरफ उठाकर भेजूंगा तो कितना बन जाएगा। तो देखो, या तो आप इसको इस तरफ भेज दो। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो भेजने की क्या ज़रूरत है, सोल्व करते हैं। माइनस के नेगेटिव 90 है, इसको माइनस करना है, पॉजिटिव 40 है। अब पॉजिटिव 40 में से पॉजिटिव 40 को और नेगेटिव 90 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। अब प्लस के साथ माइनस है, जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे
तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का। ठीक है, अब जब दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ी वैल्यू का रहेगा। तो प्लस कर देंगे इसको, 40 और 90 कितना हो गया, 130, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका -130। सेम इसी तरह से ये करेंगे आप, माइनस के 200 है, यहाँ पर माइनस के 40 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -200 था प्लस 40 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर छोटे में से बड़ा घटाना हो तो आप बड़े में से छोटा घटा के साइन चेंज कर देंगे। तो 200 में से 40 घटाकर 160, जो कि पॉजिटिव है अभी, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे तो -160 आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे, -160। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 7 मीटर लॉन्ग। एक कमरे का जो फ्लोर है, ज़मीन है, वो 7 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है। अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 4 मीटर इन लेंथ इज़ लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 24, आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो एक रूम है, इस रूम का एरिया, लेंथ कितनी दी गई है, 7 मीटर, ब्रेथ कितनी दी गई है, 5 मीटर, एरिया कितना होगा, L इंटू, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू बी। लेंथ कितनी है, 7 इंटू 5, एरिया आ गया 35 मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर बिछना क्या है, कारपेट बिछना है। कारपेट की लेंथ, कारपेट कैसा है, कारपेट है आपका स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A इंटू ए। अब A की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर। अब एरिया है, ये आपका कारपेट है जिसकी लेंथ क्या थी, 4 इंटू 4। अब आप एक बात बताओ मुझे कि ये कितना एरिया घेर रहा है, 16 मीटर स्क्वायर, और टोटल कितना था, 35 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि ये वाला एरिया कितना होगा जो उसने नहीं कवर किया। तो टोटल में से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो टोटल में से अनकारपेटेड एरिया इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर माइनस के 16 मीटर स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा, 19 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Sia bought 2x7 meter of lace and Ria bought 3x8 meter of the same lace to put a complete border on a table cloth whose perimeter is 1 meter long. Find the total length of the lace they both have bought. Will the lace be sufficient to cover the whole border? देखो सिया ने क्या किया, 2x7 मीटर ऑफ लेस खरीदा। 2x7 कितना हो गया, ये आपका 2x7 लेस हो गया, मीटर हो गया। वहीं रिया ने कितना खरीदा, 3x8 मीटर। ये सिया ने, ये रिया ने 3x8 मीटर। क्लियर। अब ये किस लिए खरीदा कि वो कंप्लीट बॉर्डर बना सके टेबल के क्लॉथ का, टेबल के क्लॉथ का, जिसका पेरीमीटर कितना है, 1 मीटर लॉन्ग। मतलब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड है। पेरीमीटर ऑफ क्लॉथ कितना हो गया, 1 मीटर। अब आपको देखना है क्या इसके लिए काफ़ी होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ लेस जो उन्होंने ख़रीदा है वो उसको ऐड करते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ लेस दैट दे बोट, ठीक है, 2x7 प्लस 3x8।
हमें पता है जब भी हम एडिशन करते हैं बेस सेम बनाते हैं, बेस सेम बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 7 और 8 का 56 आएगा। तो इस तरफ भी 56 बनाने के लिए 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इधर भी 56 बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो जो नीचे किया वही हम ऊपर करेंगे, नीचे 8 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर नीचे 7 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे। बेस क्या हो गया, इधर भी 56, इधर भी 56, ऊपर 2 8 16, ऊपर 3 7 21, प्लस करेंगे क्योंकि बेस सेम है 56, और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 37 डिवाइड बाय 56। तो 37 डिवाइड बाय 56 मीटर टोटल लेस हो गया, ठीक है। अब टू बी सफिशिएंट द लेंथ ऑफ लेस शुड बी ग्रेटर देन द पेरीमीटर। ये वैल्यू 1 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू 1 मीटर से कम है। इसका मतलब है न्यूमरेटर, अब देखो आप लिखोगे कैसे, इसका मतलब है लेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। अब क्योंकि एक बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर बनाने के लिए हमें टोटल कितना चाहिए था, 1 मीटर लेस चाहिए थी। ये टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, 1 मीटर। और 1 मीटर कब होता है या 1 मीटर से ज़्यादा, जब न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज़ ग्रेटर देन 1। But here, but in this case, numerator is smaller. So we can say that the lace will not be sufficient. The lace will not be sufficient किसके लिए, टू कवर द बॉर्डर ऑफ द स्क्वायर क्लॉथ। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से देख लो इतना पोर्शन, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 6 कहता है कंप्लीट करो फॉलोइंग फिगर्स को सो दैट दे हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इन फिगर्स को कंप्लीट करना है जिसकी वजह से इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ये जो ब्लू लाइन दी गई है ना आपको, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब है कि ये इस फिगर को बीच से काट रही है। अब ये फिगर क्या है, फिगर को मैं रेड से बना देता हूँ, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, देखते हैं दिख रहा है आपको, नहीं, ये आपकी फिगर है, और डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको शायद साफ दिख रही होगी, ठीक है। अब क्या फिगर बनाए कि हम ये लाइन जो खींची हुई लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए, यही तो कहा गया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लो ये ब्लू लाइन, आप लो ये रेड लाइन, और कैसे बनाओगे, देखो इस लाइन की सिमेट्री ये हो गई, इधर की ये हो गई, क्लियर। इसकी लाइन सिमेट्री ये हो गई, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, यहाँ तक, और ये, क्लियर। सेम इसी तरह से यहाँ पर 2 स्क्वायर का गैप है और इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर मिला देंगे। और ये फिर 1 2 3 लेयर्स का 1 2 3 लेयर्स का गैप है, तो हम यहाँ तक मिला देंगे। फिर आपको देखना है ये वाली लाइन 2, मतलब कि 2 कॉलम 2 लाइनों को छोड़कर इस पॉइंट पर जा रही है, ठीक है, और ये लास्ट में यहाँ पर मिल रही है। तो ये हमने बनाया, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई है ब्लू वाली, हमने इस तरह से लाइनें खींची, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं सेक्शन डी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 27, सुभाष रेक्टेंगुलर गार्डन मेजर 20 मीटर इन लेंथ एंड 12 मीटर्स इन ब्रेथ। तो सुभाष का जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है,
20 मीटर एंड 12 मीटर। ही प्लान्स टू फेंस द एंटायर गार्डन। फेंस का मतलब है बॉर्डर पर जो फेंसिंग होती है ना, वो करने का ये प्लान करता है। बॉर्डर, जैसे ही बॉर्डर आ जाए समझना पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। विद वायर कॉस्टिंग ₹15 पर मीटर। पर मीटर 1 मीटर कितना कॉस्ट कर रहा है? ₹15, ठीक है। एंड कवर द गार्डन विद ग्रास सीड्स एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर जहाँ भी लिखा आ जाए समझना एरिया की बात हो रही है। स्क्वायर मीटर का मतलब है एरिया की बात हो रही है। अब क्योंकि इसने कहा है ₹5, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर सीड्स, ग्रास सीड्स हैं, वो कितने रुपए के हैं? ₹5 के हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग द गार्डन एंड द टोटल कॉस्ट टू कवर द गार्डन विद ग्रास सीड। अब टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग और टोटल कॉस्ट फॉर गार्डनिंग द सीड क्या होगा? देखो, सीड के लिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये 20 मीटर, ये 12 मीटर। आपको पता है तो गार्डन के टोटल एरिया को सीड करने के लिए क्या कहलाएगा? टोटल एरिया। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 20 इंटू 12। इट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, ये क्या है? एरिया है, ठीक है। $240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने एरिया में सीडिंग करेंगे हम, तब जाके टोटल एरिया कवर होगा। 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹5। 1 मीटर नहीं है, कितना है? 240 मीटर स्क्वायर है। 240 मीटर बनाने के लिए 1 मीटर से किसकी मल्टीप्लाई करी हमने? 240 की मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करी 240 की, तो एक इसकी भी 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 1200, ठीक है। ₹1200। टोटल कॉस्ट फॉर ग्रास ₹1200, ठीक है। सेम इसी तरह से आप देखो कि टोटल फेंसिंग का मतलब है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है 2 इंटू L प्लस B। 2L कितना है? 20 प्लस B कितना है? 12। कितना हो गया? 64, ठीक है। 64 मीटर। 1 मीटर कितने रुपए कॉस्ट करता है? ₹15। 16 कितना करेगा? 64 कितने के लिए हमने 64 की मल्टीप्लाई करी, इधर भी 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 64 मीटर के लिए कितना हो गया? ₹960, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे, ये जो पोर्शन है समझाने के लिए था, इसको लिखेंगे कैसे? कॉस्ट ऑफ ग्रास सीड्स। रेट क्या है? ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 240 इंटू 5 हो जाएगा ₹1200। सेम इसी तरह से कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? क्या है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? ₹15 पर मीटर। तो 64 टोटल है, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? ₹960। क्लियर? ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो गया। 28 पर आते हैं। ये आपका गार्डन था, इसमें सीडिंग कर रहा है, ठीक है, और ये फेंसिंग हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे।
और अगर इसमें क्या है, इसमें और पार्ट तो नहीं है इसका। If Subhash decided to build a 3 meter wide square flower bed inside one corner of the garden using the fencing wire for its boundary as well, what additional length of wire is needed for the flower bed? देखो सिंपल सा है, इसमें कहा गया है कि एडिशनल वायर कितनी चाहिएगी, तो एडिशनल कितना चाहिएगा, ठीक है, फ्लावर बेड के लिए एडिशनल वायर कितना चाहिएगा। अब देखो इसको समझते हैं। फ्लावर बेड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड, एक फ्लावर बेड बनाना है, स्क्वायर है वो, अपने आप में क्या है, अपने आप में है एक स्क्वायर जिसकी 3 मीटर साइड है। क्लियर। और ये गार्डन में कहाँ प्लेस करना है, कॉर्नर में प्लेस करना है। क्लियर। इट टचेज 2 साइड्स ऑफ द गार्डन, एक साइड टच कर ली, दूसरी साइड टच कर ली, ठीक है। ओनली द रिमेनिंग 2 आउटर साइड्स नीड फेंसिंग, तो सिर्फ ये वाली दीवार पर, क्योंकि यहाँ पर तो फेंसिंग पहले से हो रखी है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इस गार्डन में इस एक फ्लावर बेड बनाना है एक कॉर्नर में। अब आपको पता है एक तरफ तो फेंसिंग हो ही रखी है पहले से, ये हो रखी, दूसरी तरफ भी हो रखी है, हो रखी, तो हमें कौन सी 2 साइड करनी है, एक सिर्फ इस साइड करनी है, ठीक है, और एक इस साइड करनी है। तो ये हमारा फ्लावर बेड तैयार हो जाएगा। क्लियर। ये हमें कहा गया है। अब पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, मतलब हमें इस साइड फेंसिंग करनी है और इस साइड फेंसिंग करनी है। पेरीमीटर स्क्वायर का होता है, आपको पता है, 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 4 इंटू 3, जो कि हो गया 12 मीटर। अब साइड्स ऑलरेडी शेयरिंग बाउंड्री विद गार्डन, 2 साइड गार्डन की शेयर कर रही है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 मीटर ऑलरेडी फेंसिंग हो चुकी है, ठीक है। These do not need extra, these do not need extra wire, तो यहाँ पर वायर नहीं चाहिए। बाकी कितना कुछ चाहिए वायर, सिर्फ एडिशनल वायर नीडेड, कितना 12 माइनस 6 जो कि 6 मीटर है, तो एडिशनल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड 6 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कंस्ट्रक्ट करो एक रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 65 डिग्री एंड 25 डिग्री। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, तो स्टेप भी आपको कंस्ट्रक्शन के लिखने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगल बनाना है विच इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल, मतलब एक रेक्टेंगल जिसमें एक डायगोनल सामने वाले एंगल को कितना कट करता है, 65 डिग्री एंड 25 डिग्री, 65 डिग्री एंड 25 डिग्री। राइट द स्टेप टू कंस्ट्रक्ट ऑल्सो, इसको बनाने के लिए कैसे जो स्टेप होंगे वो क्या लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले एबीसी रेक्टेंगल बनाने के लिए डायगोनल AC रखेंगे हम, डिवाइड इट इनटू 65 डिग्री। हमें क्या क्या करना होगा, वी हैव टू अज्यूम अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें माननी होगी AB कितना 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, यहाँ से ब्लू कलर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ठीक है, कम ऐसे रूलर का इस्तेमाल करके, स्केल का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये लाइन हो गई A to B। अब इस A to B पर प्रोटेक्टर की मदद से, किसकी मदद से, 90 डिग्री, प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री मार्क कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मार्क कर देंगे, दोनों 90 डिग्री मार्क कर दिया। जब आपने यहाँ पर दोनों 90 डिग्री मार्क कर दिया, अब आप क्या करेंगे,
अब आपको यहाँ से ऊपर से मिलाना नहीं है, आपको सिर्फ ये 90 डिग्री लाइन खींच देनी है। इसके बाद जो प्रोटेक्टर आपने यहाँ पर रखा था दोबारा से यहाँ पर रखेंगे, और इस बार जो यहाँ पर एंगल बने होते हैं ना, जैसे ये बन रहे हैं, तो इस बार यहाँ पर देखोगे आप कि नीचे से 25 डिग्री कहाँ पर है, उस पॉइंट पर मार्क करोगे। जैसे यहाँ पर 25 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, ये 20, ये 30, इसके बीच में 25, तो ये लाइन कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर। अब आप जैसे ही ये मार्क करोगे तो ये लाइन कट करेगी सामने वाली लाइन को। जैसे ही ये लाइन कट करेगी सामने वाली लाइन को, इस लाइन के इस पॉइंट से यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के, इस तरह से प्रोटेक्टर रख के, जो आपको दिखाया गया इस तरह से प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री मार्क करके उस पॉइंट से सीधी लाइन कट करोगे सामने वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, ठीक है। जैसे इस लाइन को कट करोगे तो आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया, जिसमें एक एंगल आपने 65 डिग्री बना लिया और एक 25। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि 65 का 25 का सम 90 डिग्री होता है, तो सिर्फ एक ही एंगल, आप देखो आपने तो यहाँ पर 25 मार्क किया था, ये अपने आप 65 कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री लिया था हमने, और 90 डिग्री का हमेशा मतलब क्या है कि अगर एक 25 है तो दूसरा 65 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। दस ABCD इज आवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। क्लियर। सेक्शन ई पर आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, केस दिखा देते हैं, केस पर पढ़ते हैं पहले, पेपर में कैसे करेंगे। 29th, प्रतिभा इज अपियरिंग फॉर अ लेवल 1 क्विज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप जो प्रतिभा को देख रहे हैं वो लेवल 1 क्विज एग्जामिनेशन में, क्विज का मतलब वही आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वर्बली ओरली आपको आंसर्स देने होते हैं, उसमें पार्ट लेती है। द एग्ज़ाम हैज़ 3 राउंड्स, इस एग्ज़ाम में 3 राउंड है, +5 मार्क्स मिलते हैं आपके हर सही उत्तर पर, -2 हो जाते हैं गलत उत्तर पर, और 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अगर आप आंसर नहीं देते तो आपको 0 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, कोई ना बढ़े ना घटे। राउंड 1 में वो 8 करेक्ट आंसर देती है, 8 करेक्ट, हम ले लेते हैं इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है। राउंड 1 में 8 करेक्ट देती है एंड 2 इनकरेक्ट, ठीक है। इन राउंड 2 शी अटेम्प्ट 5 करेक्ट, ठीक है, एंड 3 इनकरेक्ट, ठीक है। एंड इन राउंड 3 शी अटेम्प्ट 6 करेक्ट, राउंड 3 में, और 4 इनकरेक्ट, क्लियर। एंड इन राउंड 3 शी 6 करेक्ट एंड 4 इनकरेक्ट आंसर्स। द क्वालिफाइंग स्कोर फॉर लेवल 2 इज 70 मार्क्स। लेवल 2 को पार करने के लिए 70 मार्क्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ मेनी मार्क्स डिड प्रतिभा गेट इन राउंड 1। राउंड 1 में उसको कितने मार्क्स मिले। एक क्वेश्चन सही होने पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5। 8 का कितने मिलेंगे, कितने हो गए, 8 5 40 मार्क्स मिले यहाँ पर। और नेगेटिव कितने होंगे, 2 गलत करें, एक क्वेश्चन गलत करने पर -2 होंगे, तो 2 गलत करने पर 4, मतलब यहाँ पर 4 माइनस हो गए, तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गए। करेक्ट में 8 करेक्ट थे, 5 नंबर हर एक नंबर सही क्वेश्चन पर मिलेंगे, तो टोटल 8 किए थे, 8 पे 5 कितने हो गए, 40 मार्क्स मिले। 2 क्वेश्चन उसने गलत किए थे, हर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कटेंगे, मतलब कि 4, तो 4 घटा दिए, 40 में से 4 गए, 36 राउंड 1 में हुए। सेकंड राउंड में देखें तो एक क्वेश्चन सही होने पर 5 नंबर मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन सही करे तो 5 5 25 क्वेश्चन सही किए, नंबर मिले सही करने पर, और 3 क्वेश्चन गलत किए, हर क्वेश्चन पर 2 नंबर कटेंगे, तो 3 2 6, मतलब उसने 6 नंबर गवा दिए, तो कितना हो गया, 19 मार्क्स सेकंड राउंड में मिले। और इस तरह से क्वेश्चन सेकंड पूछता है, व्हाट इज हर स्कोर इन राउंड 2। राउंड 2 का हमने बता दिया 19 रहा स्कोर। राउंड 3 फाइंड हर टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स। टोटल स्कोर बताते हैं 3 राउंड्स में, तो 6 5 35, 6 5 30, और 4 गलत किए, हर क्वेश्चन पर 2 नंबर कटेंगे, तो 4 पर 8 नंबर कट गए, 8 घटा दिए, 30 में से 8 गए, 22, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 3 राउंड के बाद, 36 + 19 + 22 विच इज़ इक्वल टू 77, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 77। ये 3 के आंसर आपने दिए। थर्ड का और पार्ट है, स्टेट वेदर प्रतिभा क्वालिफाइड फॉर लेवल 2 और नोट।
तो बताओ क्या प्रतिभा सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुई या नहीं। तो बताया गया था 70 मार्क्स चाहिए सेकंड राउंड को क्वालिफाई करने के लिए। तो प्रतिभा का स्कोर कितना है, प्रतिभा स्कोर 77, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द क्वालिफाइंग स्कोर फॉर राउंड 2 इज 70 मार्क्स, बट राउंड 2 में उसके मार्क्स कितने थे, क्वालिफाइंग है 70 और उसके थे कितने 19, तो सेकंड राउंड में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, ठीक है। प्रतिभा स्कोर्ड 19, हेंस शी हैज नॉट क्वालिफाइड। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। आरव हैड 9 सैंडविचेस, ही डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो टोटल 9 है और डिवाइड कितना है, डिवाइड करता है 4। 9 सैंडविचेस है, हर सैंडविच को 9 इक्वल पार्ट में, मतलब एक सैंडविच है, इसको अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में करूं, ऐसे 9 है, ठीक है। 9 को 4 में इक्वल में करा तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 36 पार्ट्स हो गए, 36 पीसीज हो गए, ठीक है। ही डिवाइड ही सैंडविच इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड शेयर्ड विद हिज फ्रेंड्स, और फिर वो अपने दोस्तों में बांट देता है। ही गेव 4 ऑफ पीसीज टू राहुल, राहुल को 4 पीसीज देता है। 6 पीसीज टू पूजा, पूजा को 6 पीसीज देता है। मोहित को 12 पीसीज देता है। और ही हिमसेल्फ एट 2/9 ऑफ द सैंडविचेस, और वो 2/9 पूरे सैंडविच का खुद खा जाता है, सेल्फ। पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंडविच डिड आरव डिस्ट्रीब्यूट, तो आरव को कितना मिला, ठीक है। अब देखो यहां पर आंसर देखते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना, 4 + 6 + 12, ये अपने दोस्तों को देता है, वो कितने हो गए 22 पीसेस। और फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड 22 बाय टोटल कितने थे 36 में से 22 गए, जो कि हो गया कितना फ्रैक्शन 11/18, मतलब ये वो अपने दोस्तों को दे चुका। क्वेश्चन फर्स्ट में ये पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंडविच डिड आरव डिस्ट्रीब्यूट, कितना फ्रैक्शन उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, दोस्तों को दिया। सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हाउ मैनी सैंडविचेस डिड ही एट, कितने सैंडविचेस उसने खुद खाए, तो वो कहता है उसने खुद खाए 2/9। 2/9 का मतलब है किसका 2/9, टोटल सैंडविच थे शुरू में 9, तो 9 का 2/9 कितना हो गया, सिर्फ 2 सैंडविचेस। क्लियर। और थर्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंडविच इज रिमेनिंग, कितना फ्रैक्शन सैंडविच का रिमेनिंग बच गया, तो टोटल यूज्ड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस ईटन, या तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है या उसके द्वारा खाया जा चुका, तो कितना था ये 22 + 8, ठीक है। 2 सैंडविच का मतलब है कितने पीसेस, हर सैंडविच के 4 पीस बनाए गए थे, तो 2 का मतलब है 4 पीस, तो मतलब ये कितने हो गए 8 पीसेस। और 22 पीसेस वो अपने दोस्तों में बांटता है, 8 पीसेस वो खुद खा जाता है, तो कितने हो गए 30 पीसेस। रिमेनिंग कितने बचे, 36 माइनस के 30 विच इज इक्वल टू 6 पीसेस आर लेफ्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन रिमेनिंग, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 6 बचे कितने में से, टोटल 36 में से, इसको एक सोल्व करेंगे तो 1/6 पीसेस, ठीक है। 1/6 फ्रैक्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड का और पार्ट, इसमें कहा गया या तो आप ये करो या ये करो, फाइंड द फ्रैक्शन फॉर राहुल्स एंड मोहित शेयर, फ्रैक्शन ऑफ राहुल एंड मोहित, तो राहुल और मोहित के शेयर के लिए फ्रैक्शन निकालना है आपको। देखो राहुल को 4 पीस, मोहित को 12 पीस, क्लियर। तो राहुल को 4 मतलब राहुल को 4/36 और मोहित को 12/36, इसको सोल्व करेंगे तो 1/9, 4 9 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36, तो 1/3,
ये फ्रैक्शन है राहुल और मोहित का, जो उनको शेयर किए गए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पेपर हमने सोल्व कर दिया है। इसको भी अगर आप 2 से 3 बार कर लोगे तो आपको पेपर में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आप ये क्वेश्चन पेपर को PDF के रूप में ले सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो ये PDF विद इसका डिटेल सोल्यूशन आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा। जितने भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर को इसी तरह सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक।